ओके दोस्तों, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर, जो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। इसमें हम लगभग बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। हम बिल्कुल फिनिशिंग पर हैं इस समय। सिलेबस का एंडिंग होने वाला है। मेरा लास्ट टॉपिक स्काडा का बचा हुआ है, जिसका नाम है रिपोर्ट जनरेशन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अपॉन दिस टॉपिक रिपोर्ट जनरेशन। ठीक है, रिपोर्ट जनरेशन, इसको हिंदी में भी रिपोर्ट तैयार करना कह सकते हैं। रिपोर्ट उत्पन्न करना या तैयार करना। ठीक है, तैयार करना। देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ पर अगर आपको एनालिसिस करना है, एक्शन लेना है, तो उसका रिपोर्ट होना चाहिए। बिना रिपोर्ट के आप एनालिसिस नहीं कर सकते, आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए कि किसी पेशेंट को शुगर हुआ हो और वो जो है शुगर का जांच जब करवाएगा कहीं जा कर के, तो उसका क्या मिलेगा? एक रिपोर्ट मिलेगा। रिपोर्ट को पहले डॉक्टर क्या करेगा? एनालिसिस करेगा। एनालिसिस के बाद उस पर एक्शन लेगा। उसी तरह से जो भी आपका फंक्शन होता है, जो भी वर्क होता है फील्ड में, उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही उस पर एनालिसिस होता है, फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। तो आज हम रिपोर्ट जनरेशन के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इसके पिछले जितनी भी वीडियोज इस सब्जेक्ट के पढ़ाए जा चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पे जाएं, लिंक को ओपन करके पहले सारे वीडियोज को देखें, तभी आप इसको समझें। अन्यथा ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक बात और बता दें कि इसमें सबसे लिए आकर्षण ये है कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, जहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको पढ़ सकते हैं। वो जो नोट्स है वो आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ये है, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रख करके नोट्स को तैयार किया गया है। इसलिए कंपटीशन में भी इस नोट्स का बहुत योगदान होगा आपके लिए। तो अब यही महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको आपको बताना ज़रूरी था। अब इसको शुरू करने जा रहे हैं रिपोर्ट जनरेशन के बारे में। आप जानते हैं जब हमने स्काडा पढ़ाया था तो उसमें उसका हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया था। ब्लॉक डायग्राम में हमने बताया था कि सबसे ऊपर क्या होता है? HMI होता है, उसके बाद MTU होता है, MTU के बाद कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, उसके बाद RTU होता है। इन सारी बातों को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो RTU आपका क्या होता है? रिपोर्ट टर्मिनल यूनिट होता है, जो फील्ड वर्क को एग्जामाइन करता है और वो सारा रिपोर्ट फील्ड वर्क का वो किसको देता है? कम्युनिकेशन इंटरफेस के थ्रू MTU को देता है, जिसको मास्टर टर्मिनल यूनिट कहते हैं। MTU से जो भी डाटा लेना हो, देना हो, HMI के द्वारा पॉसिबल होता है, जिसको ह्यूमन इंटरफेस मशीन कहते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि मास्टर टर्मिनल यूनिट के बाद के पास जितना भी फील्ड का वर्क हो रहा है, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्काडा प्रोवाइड कर रहा है स्क्रीन पे, उस सब का जो है डाटा डाटाबेस पे उपलब्ध होता है। यानी कि हम चाहें तो कोई भी डाटा बहुत आसानी से MTU के डाटाबेस से ले सकते हैं। तो जो भी डाटा MTU के डाटाबेस पे स्टोर होता है, और इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट जनरेटर मॉड्यूल। रिपोर्ट जनरेटर मॉड्यूल MTU के डाटाबेस से सारे डाटा को कलेक्ट करके उसका एक रिपोर्ट तैयार करता है। और ये भी बता दें कि ये जो सॉफ्टवेयर है रिपोर्ट जनरेटर मॉड्यूल, इसके सहायता से आप चाहें तो इस रिपोर्ट में आपके अपने आवश्यकता के अनुसार ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, इसको स्टाइलिश भी बना सकते हैं, किसी भी प्रारूप में ढांचे में आप ढाल सकते हैं जो अत्यंत अच्छा लगता हो, आपके अनुसार हो। इस तरह का रिपोर्ट आप जिस तरह से चाहें वैसे बना सकते हैं। रिपोर्ट बनाने से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो भी सिस्टम का ऑपरेशन होता है बहुत ही ईजी हो जाता है, सिस्टम का मेंटेनेंस बहुत बेहतरीन हो जाता है, सिस्टम से आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलती है, सिस्टम पर रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत सारे एडवांटेज होते हैं एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेशन से। ठीक है, प्रॉपर रिपोर्ट का होना किसी भी सिस्टम के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं रिपोर्ट जनरेशन को समझने के लिए। हम स्टार्टिंग से इसको हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने आपको पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था इसमें
स्काडा सिस्टम में सबसे पहले नीचे क्या था, आपके RTUs हुआ करते थे। इसके पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या था, RTU होता था, जिसको हम बोलते हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट। इसके बाद आपका क्या था, कम्युनिकेशन इंटरफेस था, कम्युनिकेशन इंटरफेस, इसको क्या था, कम्युनिकेशन इंटरफेस था। इसके ऊपर क्या था आपका, MTU था, इसको मास्टर टर्मिनल यूनिट कहते हैं। इसके ऊपर क्या था आपका, HMI था। तो यही जो मास्टर टर्मिनल यूनिट होता है, यही जो है अपने डाटाबेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा क्या करता है, स्टोर करता है। यही डाटा क्या करता है, स्टोर करता है। और यही तो इस प्रकार हमने बताया था आपका, ये जो मास्टर टर्मिनल यूनिट है इसको क्या बोलते हैं, मास्टर टर्मिनल। ये है मास्टर टर्मिनल यूनिट के बारे में बताया था। ये है आपका ह्यूमन इंटरफेस मशीन, इंटरफेस मशीन। आइए आपका रिमोट टर्मिनल यूनिट है, आप जानते हैं ये क्या है, रिमोट टर्मिनल यूनिट। तो यही आपका जो MTU है, इसके डाटाबेस में क्या होता है, डाटाबेस में क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। क्या होता है, यही डाटा स्टोर होता है। क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया था स्काडा क्या चीज़ है, आपका स्काडा के बारे में आपको हम शुरू में ही बताया था। इसका मतलब क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल। ठीक है, इसको हमने बताया था सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाजिशन। डाटा एक्वाजिशन में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। इसमें जो ये डाटा एक्वाजिशन जो टर्म यहाँ यूज हो रहा है, इसी का मतलब होता है डाटा को स्टोर करना, स्टोरिंग। इसका मतलब क्या होता है, स्टोरिंग डाटा, डाटा को स्टोर करना या डाटा को कलेक्ट करना। तो डाटा स्टोरिंग कहाँ होता है, MTU के डाटाबेस में होता है, और यह डाटा यहाँ पे स्टोर होता है। तो जो भी डाटा आपको यहाँ से चाहिए वो आपका कौन सा यूज होता है, यहाँ पे डाटा जनरेटर मॉड्यूल एक होता है, यहाँ पे डाटा जनरेटर मॉड्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो स्काडा सिस्टम में यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो डाटा जनरेटर मॉड्यूल है, इससे डाटा को लेकर के इसका एक रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, ये क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है यहाँ पर। तो रिपोर्ट किसी भी प्रकार से हो सकता है, आप इसके डिज़ाइन को अच्छे तरीके से, जैसा आप चाहें वैसा इसके डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप स्टाइलिश बना सकते हैं, इसको आप अच्छा लगने के लिए किसी तरह का ग्राफिक्स अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो रिपोर्ट में ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं। जो भी फील्ड में वर्क हो रहा है उन सब के बारे में डाटा एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको मोबाइल में इंस्टॉल करके आप उनसे अपना CV अपडेट कर लेते हैं, सारी चीज़ें आप फीड तो करते हैं, फिर जैसे ही आप फाइनल ओके बटन करते हैं तो आपको एक फॉर्मेट के रूप में आपकी CV जनरेट हो जाती है। सेम उसी प्रकार ये जो सॉफ्टवेयर है डाटा जनरेटर मॉड्यूल, इसी तरह का एक रिपोर्ट आपके सामने खोल के रख देता है। ठीक है, तो ये तो था रिपोर्ट जनरेशन के बारे में एक आइडियाज। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिपोर्ट जनरेशन क्यों किया जाता है स्काडा सिस्टम में, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे रिपोर्ट जनरेटर के टाइप्स, रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं स्काडा सिस्टम में, उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद की जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट जनरेशन के ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इस चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हो, अगर ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल हो रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा। ये आप हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। जो भी विचार आप देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम लोग ज़रूर देखेंगे, आपको रिप्लाई भी मिलेगी। ठीक है, और अपने आप को अपडेट भी किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट जनरेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट जनरेशन।
यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, रिपोर्ट जनरेशन के उद्देश्य, रिपोर्ट जनरेशन के देखिए क्या उद्देश्य है रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेशन के उद्देश्य हम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट जनरेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। सबसे पहले बेटर ऑपरेशन, सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ऑपरेशन हो बेटर हो, ठीक है। बेस्ट मेंटेनेंस, बेस्ट मेंटेनेंस, बेस्ट मेंटेनेंस। तीसरा है आपका प्रॉपर प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रॉपर प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके बाद आप लिख सकते हैं और तरीके का रिपोर्ट अगर बनाना चाहते हैं या कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लानिंग, इससे आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सिंपल सा अगर हम एक एग्जांपल दें रिपोर्ट जनरेशन के संबंध में, मान लीजिए कि आपके पास कोई निजी पावर प्लांट है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है। अगर थर्मल पावर प्लांट है तो आप अच्छी तरह से सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे कि थर्मल पावर प्लांट के लिए क्या क्या हमें चाहिए बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी डाटा है, ऐसे मान लीजिए आपने कितना कोयला यूज किया, उसका कितना खर्चा आया, कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, आपने कितना सेंड किया, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, उससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट हैं, उससे रिलेटेड जितने भी डाटा हैं, सब एक जगह पे क्या हो सकते हैं, सेव हो सकते हैं। वहाँ से सारा डाटा लेकर के एक रिपोर्ट बना लिया जाए। तो जब एक रिपोर्ट बन जाता है तब हमको पता चल जाता है सारी चीज़ें कि हमने जो भी काम किया उसमें हमको कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। उसी के अकॉर्डिंग हम बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं। अपना मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट में हम किसी तरह का अमेंडमेंट या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर जब एक रिपोर्ट में हमें सारी चीज़ें होंगी कि हमारे पास जो भी कंपोनेंट यूज किए हैं पावर प्लांट में, वो कंपोनेंट में कहाँ किस कंपोनेंट को कब चेंज करना है, कब कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ था, किसमें फॉल्ट होना है, किसमें बार बार फॉल्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस के भी बारे में जानकारी हो जाएगी। और फिर ऑपरेशन आपका कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, इन सब के बारे में आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपका सिस्टम क्या हो सकता है, पूरा अपडेट हो सकता है। उस पर विश्वसनीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए रिपोर्ट जनरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और स्काडा में ये होना चाहिए। और किसी हर एक सिस्टम में हम कहते हैं कि रिपोर्ट जनरेशन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड टर्म है जिसको हम बता देते हैं कि रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं जो स्काडा सिस्टम में जनरेट किए जाते हैं। उन सारे रिपोर्ट के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से रिपोर्ट हैं, सारे रिपोर्ट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। हम बताने जा रहे हैं आपको क्या, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट यूज्ड इन स्काडा सिस्टम। इसको हिंदी में क्या करेंगे, स्काडा सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले, इसको हिंदी में लिखेंगे क्या, स्काडा सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले रिपोर्ट के
प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट यूज्ड इन स्काडा सिस्टम, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं जिन पर शॉर्ट नोट लिखना है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि निम्न बिंदुओं पर, इसी चैप्टर माइक्रो कंट्रोलर से ही है, निम्न बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इंग्लिश में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इसमें राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। निम्न बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स, फॉलोइंग टॉपिक पर इस पे क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैसे आपसे पूछ सकता है क्या, सीरियल पोर्ट ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इंटरप्ट्स, ठीक है। सीरियल पोर्ट ऑपरेशन हो गया, इंटरप्ट्स हो गया। फिर ये दो टॉपिक है जिस पर शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंटरप्ट कितने प्रकार के होते हैं, सीरियल पोर्ट ऑपरेशन क्या है, इनके बारे में डिस्कस करने के लिए, और भी इसके कुछ शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चंस हैं। जैसे आपका इंस्ट्रक्शन सेट भी हो गया। और एड्रेसिंग मोड पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। एड्रेसिंग मोड्स पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी हैं जैसे कि एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड्स। या ऐसे पूछ सकता है, एड्रेसिंग मोड के पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें भी पूछ सकता है एड्रेसिंग मोड्स क्या है, विस्तार में समझाइए, या इसके प्रकार बताइए, विस्तार में समझाइए। ऐसे भी पूछ सकता है, या इसमें ऐसे पूछ सकता है कि एड्रेसिंग मोड क्या है, एड्रेसिंग मोड्स क्या है, इनके प्रकार बताइए, इनके प्रकार को भी समझा सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपके माइक्रो कंट्रोलर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट थे जो हमने बताया। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन के लिए हमने इसके पहले एक्सप्लेन किया, शॉर्ट नोट्स के लिए इसमें हमने एक्सप्लेन किया। इंस्ट्रक्शन सेट भी पूछे जा सकते हैं जिसको हमने बताया है। देखिए, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में आप क्या करिएगा, सारे को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स अगर पूछ देता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, अगर ऐसे पूछ देता है, इसमें एक पॉइंट और बढ़ा देता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। इसमें मान लीजिए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पे शॉर्ट नोट्स अगर पूछ रहा है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप इसमें शॉर्ट नोट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या है, इसके स्पेशल फंक्शन को आप समझाएंगे, और उसके बाद 21 प्रकार के जो मैंने बताए थे उसका केवल नाम लिख देना है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। या तो लिख सकते हैं तो एक लाइन बस, उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेंगे। अगर पूछ देता तो केवल सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स का नाम लिख दीजिएगा। जनरल पर्पस रजिस्टर्स में, जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन, डाटा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया था। डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर में पूरे जनरल पर्पस रजिस्टर्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ से अगर आप GPRS को भी चाहें शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो जितनी भी ज़रूरत की इसमें पॉइंट्स थे माइक्रो कंट्रोलर में मैंने आपको बता दिया। अब हम बताएंगे आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में।
तो अब क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। लास्ट चौथे चैप्टर है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। इसके पहले माइक्रो कंट्रोलर में हमने बताया आपको अभी जस्ट कि जो लॉन्ग क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं वो आपका पिन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। पिन डायग्राम तो ज़रूर पढ़ के आइएगा। फिर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और पिन डायग्राम और इसके ब्लॉक डायग्राम जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर, जिसको हमने बताया 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने डिटेल किया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और शार्ट में जो कमेंट नोट्स में आते हैं वो आपके सीरियल पोर्ट ऑपरेशन हो गए, इंटरप्ट हो गए, टाइमर्स ऑपरेशन हो गया, एड्रेसिंग मोड हो गया। इन सब टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे, जिसको हमने बता दिया, डिटेल में स्टडी करा दिया कि एड्रेसिंग मोड में आपके शॉर्ट नोट्स ही पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको देखते हैं। आपका चौथा यूनिट है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, इसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डिटेल ही बनते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन पूछ सकता है असेंबलर और कंपाइलर। असेंबलर और कंपाइलर क्या है, या असेंबलर या कंपाइलर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए। आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है असेंबलर और कंपाइलर में क्या अंतर है, एक्सप्लेन कीजिए। इसको इंग्लिश में हम कहें तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन assembler and compiler, explain it। ठीक है, मतलब असेंबलर और कंपाइलर में क्या अंतर है, ऐसे पूछ सकता है। असेंबलर और कंपाइलर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसे पूछ सकता है असेंबलर और कंपाइलर से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसी तरह के क्वेश्चन को किसी तरह से भी घुमा के पूछ सकता है। आपको आंसर सेम देना है, एक का जैसे आप देंगे। इसका आप लिस्ट बनाइएगा, एक साइड लिखिएगा असेंबलर, एक साइड लिखिएगा कंपाइलर, फिर दोनों में डिफरेंस आप लिखिएगा, जिसको मैंने बता चुका है। अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है असेंबलर और कंपाइलर से क्या समझते हैं समझाइए, तो आप असेंबलर के बारे में पूरा डिटेल लिखिएगा, फिर कंपाइलर के बारे में पूरा डिटेल लिखिएगा। ठीक है, बस यही आपकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट में आप इसको ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट में पूछ सकता है। एड्रेसिंग मोड का पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन एनालिसिस का पीरियड चल रहा है। मैंने सारे कोर्स आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें हमने बता दिया है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे असेंबलर डायरेक्ट। जो भी होगा आप इस पे शॉर्ट नोट्स ही आएगा। अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन है तो केवल एक ही पूछ सकता है कि LCD 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ 7 सेगमेंट LCD 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ 7 सेगमेंट LCD के इंटरफेसिंग को समझाइए। देखिए, इंटरफेसिंग आपका केवल 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ही साथ नहीं, ये आपका LED के भी साथ पूछ सकता है, स्टेपर मोटर के भी साथ पूछ सकता है, ये किसी के भी साथ इंटरफेसिंग पूछ सकता है। सबका प्रोसेस एक ही है, एक ही तरीके से इंटरफेसिंग आप करेंगे। किसी भी एक का बढ़िया से तैयार कर लीजिए। LCD LED सबको आप एक्सप्लेन कर देंगे। स्टेपर मोटर को हमने एक्सप्लेन किया ही है, बस उसके साथ आप 8054 माइक्रो कंट्रोलर को जोड़ देंगे तो दोनों के बीच इंटरफेसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप लिख सकते हैं इसको एक्सप्लेन द इंटरफेसिंग ऑफ, इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में एक्सप्लेन द इंटरफेसिंग ऑफ
एक्सप्लेन द इंटरफेसिंग ऑफ 7 segment LCD 7 segment LCD with 8051 माइक्रो कंट्रोलर। मतलब 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ 7 सेगमेंट LCD को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं इसमें केवल शॉर्ट नोट से ही पूछ सकते हैं, जैसे निम्न बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब लिखेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ सकता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। क्या क्या टॉपिक्स हैं जिस पर आपको शॉर्ट नोट पूछेगा, इसको ऊपर लिखते हैं, हो सकता है नीचे दिखाई ना दे। तो शॉर्ट नोट्स के लिए बस एक एक लाइन के पॉइंट आपको केवल देगा, जैसे असेंबलर भी दे सकता है, कंपाइलर भी दे सकता है, और फिर से इंटरफेसिंग तो कभी नहीं देगा, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स में इंटरफेसिंग एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी, तो इंटरफेसिंग कभी भी शॉर्ट नोट्स में नहीं देगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आपके सिलेबस के अनुसार क्या क्या दे सकता है, तो आपका देखिए कंपाइलर दे सकता है, फिर आपका असेंबलर दे सकता है, फिर असेंबलर डायरेक्टिव्स दे सकता है। इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्या क्या दे सकता है शॉर्ट नोट्स में? कंपाइलर दे सकता है, या आपका असेंबलर दे सकता है, फिर आपका क्या दे सकता है? असेंबलर डायरेक्टिव्स दे सकता है, असेंबलर डायरेक्टिव्स दे सकता है। ठीक है, इंटरफेसिंग तो कभी नहीं दे सकता, क्योंकि इंटरफेसिंग आपका डिटेल्ड है। इसके साथ आपके पिक माइक्रो कंट्रोलर लास्ट है, आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर, ये इसके शॉर्ट नोट्स हैं। इस पर आपका शॉर्ट नोट, इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इसको पूछने की संभावना है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इसके साथ पूछने की संभावना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। एड्रेसिंग मोड तो इसके पहले के चैप्टर से है, माइक्रो कंट्रोलर से है। एड्रेसिंग मोड पे सारे टिप्स नोट्स पूछ सकता है, जो इसके पहले था, लेकिन रिलेटेड इसी से है, लेकिन उसको इसके पहले वाले चैप्टर में दिया था, इसलिए मैंने वहीं एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसके साथ इस चैप्टर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के एनालिसिस समाप्त हुआ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्काडा में क्या क्या क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर इंटरफेसिंग आप में दिक्कत होती है या चीज़ों को आप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरफेसिंग के प्लेस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ये चीज़ समझ में आ गया तो ये गारंटीड है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इंटरफेसिंग के, सब आप कर लेंगे। ठीक है, तो आपका 5वां यूनिट है आपका क्या? स्काडा सिस्टम। इसमें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला विस्तृत में तो आपका पूछ सकता है 5 नंबर में, स्काडा सिस्टम क्या है? स्काडा सिस्टम क्या है, इसके अनुप्रयोग को समझाइए। इसके अनुप्रयोग को समझाइए। ठीक है, मतलब इसको अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन, तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसको व्हाट इज स्काडा सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्काडा सिस्टम क्या है, इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ स्काडा सिस्टम का यूज होता है, इसके बारे में बताएं। तो स्काडा सिस्टम अगर ऐसे है तो आप स्काडा सिस्टम के बारे में संक्षिप्त लिखेंगे, ऐसा नहीं कि जितना पढ़ाएं सब लिख देंगे। इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, फुल फॉर्म का मतलब समझाइएगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन का क्या मतलब होता है इसको समझाइएगा, फिर इसके अनुप्रयोग को लाइन बाय लाइन एक एक लाइन में लिख देना है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मार्क्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यह अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्काडा सिस्टम जो आपके सिलेबस में है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे एक और चीज़ पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन चैनल्स क्या हैं स्काडा सिस्टम में, और एक क्वेश्चन और पढ़ रहा है कि लोड डिस्पैच सेंटर में स्काडा सिस्टम के क्या रोल है। ठीक है, ऐसा दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोड डिस्पैच सेंटर में स्काडा सिस्टम के क्या भूमिका है। हिंदी में लिखेंगे क्या भूमिका है, अंग्रेजी में क्या रोल है। ठीक है, इसको अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस रोल ऑफ dispatch center what SCADA system in load dispatch center। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो ऐसा नहीं डायरेक्ट आप रोल लिखना शुरू कर दीजिए। लोड डिस्पैच सेंटर, पहले स्काडा सिस्टम के बारे में 2-3 लाइन लिखिए, इसके बारे में 2-3 लाइन में पूरे इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर लोड डिस्पैच सेंटर क्या होता है इसको लिखिए। फिर लोड डिस्पैच सेंटर में स्काडा किस किस तरह से अपना लाभ देता है, एडवांटेज देता है। लोड डिस्पैच सेंटर में स्काडा से क्या क्या आपको लाभ मिलता है, पूरे लाभ को, एडवांटेज को लिख दीजिए। लोड डिस्पैच सेंटर के जो मैंने एडवांटेज बताया है वही एडवांटेज ही स्काडा सिस्टम में लोड डिस्पैच सेंटर का इम्पोर्टेंट रोल होगा। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट रोल ऑफ स्काडा सिस्टम इन लोड डिस्पैच सेंटर। ये तो लोड डिस्पैच सेंटर को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और इसका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकता है उसको देखते हैं। ठीक है, इसका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। स्काडा सिस्टम में, ये स्काडा सिस्टम में विभिन्न प्रकार के प्रयुक्त होने वाले कम्युनिकेशन चैनल को समझाइए। प्रयुक्त होने वाले कम्युनिकेशन चैनल को समझाइए। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन चैनल्स which is used in स्काडा सिस्टम। ठीक है, तो पहले इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या था, HMI था, उसके बाद आपका MTU था, उसके नीचे कम्युनिकेशन इंटरफेस था, उसके नीचे RTU था। RTU फील्ड से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से या कम्युनिकेशन इंटरफेस केबल के माध्यम से मास्टर टर्मिनल यूनिट को पहुंचाता है। मास्टर टर्मिनल यूनिट के डाटा को अच्छे तरीके से ह्यूमन इंटरफेस मशीन के द्वारा कंसीडर किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने बताया था इसके ब्लॉक डायग्राम में। तो उसको ब्लॉक डायग्राम बना के कम्युनिकेशन इंटरफेस को समझाते हुए फिर मॉडम का यूज करके कैसे
कम्युनिकेशन चैनल्स बनाए जाते हैं। DCE DTE जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने डील किया था इसके कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए, उनको उसका ब्लॉक डायग्राम बना के उनके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना ज़रूरत है उतना लिखना है। तो स्काडा सिस्टम से जनरली कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है तो पहले आप स्काडा को ज़रूर 2 लाइन में समझाइए कि स्काडा क्या है, उसके बाद जो पूछ रहा है उसको डायरेक्ट उसको डील करिए। ठीक है, हर चीज़ हर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है अगर स्काडा लिख दिया है तो उसके बारे में 2 लाइन ज़रूर लिख दीजिए। ठीक है, तो फिर ये 3 विस्तृत क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम कहें तो इसका है वेरी 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 इम्पोर्टेंट, जितना भी कहें कम है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके इम्पोर्टेंट में आ सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है लोड डिस्पेच सेंटर में स्काडा सिस्टम की क्या भूमिका है। इस टॉपिक को करके मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने ये पढ़ाया है लोड डिस्पेच सेंटर क्या है, इसके लाभ क्या हैं। तो जो लोड डिस्पेच सेंटर के लाभ हैं वही स्काडा सिस्टम में क्या है, इसकी भूमिका है। तो वही आंसर सीधे आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपके विस्तृत में है। इसके बाद हम बताएंगे शॉर्ट नोट्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनालिसिस का सेशन चल रहा है। इस पूरे कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करिए और इसके सारे वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देखिए। सारे को आप देखेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगा। 1 से 2 बार देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, नई चीज़ है, इसको समझने के लिए थोड़ा प्रयास ज़रूर करिए। अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इसका लास्ट टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं कैसे, निम्न बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। इसको हिंदी में अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिखेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। ये जो हम बोल रहे हैं समझ लीजिए एक तरीके का आपको ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं पढ़ाने के बाद। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स है जिस पे ज़्यादातर पूछ सकता है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। सबसे ज़्यादा ऑपरेटर कौन सा, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में पूछ सकता है, जिसको हमने अच्छे तरीके से बताया था, एक्सप्लेन किया था इसके बारे में डिटेल। तो जितना ज़रूर समझिएगा उतना ही लिखिएगा। मैंने बताया था टाइम के अकॉर्डिंग लिखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑपरेटर कौनसल। दूसरा में डाटा लॉगर, ये इम्पोर्टेंट में आ जाएगा। डाटा लॉगर ये आपका इम्पोर्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है आपका क्या, तीसरी ऑपरेटर कौनसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा लॉगर आपके इम्पोर्टेंट में आ जाएगा। फिर आपका RTUs, फिर MTUs, अलग अलग भी पूछ सकता है। तो जो भी टॉपिक मान लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है तीनों पूछे, जो भी पूछ दे उसका ब्लॉक डायग्राम में वो कहाँ यूज़ हो रहा है फिर उसको समझाइएगा तो ज़्यादातर समझ में आएगा बच्चों। फिर आपका RTUs, MTUs, उसके बाद HMI, ह्यूमन इंटरफेस मशीन, ये क्या होता है इनके बारे में एक शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ऑपरेटर कंसोल, और लास्ट वाला जो है आपका, लास्ट वाला है क्या, रिपोर्ट जनरेशन। रिपोर्ट जनरेशन मैंने सबसे लास्ट में एक्सप्लेन किया था, ये आपके सिलेबस की ही टॉपिक थी। देखिए इसमें ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसमें आपके बारे में संक्षिप्त पूछ सकता है टिप्पणी लिखने के लिए। जनरली ब्लॉक डायग्राम ही इसमें पूछेगा। ठीक है, तो रिपोर्ट जनरेशन जब हो जाएगा तो फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, अब फिर उसका क्या किया जाता है, एक्शंस लिया जाता है। लास्ट आपसे जो पूछ सकता है BDUs, वीडियो डिस्प्ले यूनिट के बारे में। BDUs ये आपका प्लूरल्स हो जाता है यस जोड़ने से, तो इसके भी बारे में पूछ सकता है, तो इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये ऑपरेटर कंसोल और डाटा लॉगर ये इम्पोर्टेंट है ये। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन एनालिसिस का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा सेशन कैसे लगा, कहाँ चीज़ें समझ में आई, कहाँ नहीं आई, कहाँ आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये सब्जेक्ट कैसा लगा,
हमारे लिए जो भी फीडबैक होगा वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए।